जो है वो क्राइटेरियन वेरिएबल पे इफेक्ट यानी कि इन्फ्लुएंस करे। तो गुड। सर जी जी। और इन्होंने इनका बोला कि पॉजिटिव रिलेशन तब है जब लीडर बिहेवियर इन्फ्लुएंस कर रहा है क्राइटेरियन वेरिएबल को, यानी कि वो लीडर सपोर्ट कर रहा है सब ऑर्डिनेट को, तो इस वजह से जो सब ऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस है ना वो अच्छी हो रही है, वो मोटिवेट हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव ये है कि नहीं, एक मिनट, नेगेटिव वो अच्छी हो कोरिलेशन। रही है, वो अच्छी हो रही है, इस वजह से लीडर और प्रेज कर रहा है, जिसकी वजह से वो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसको लीडर और प्रेज कर रहा है, तो लीडर वो और अच्छा हाँ परफॉर्म कर रहे हैं। यानी ये हाँ, एक दो क्राइटेरियन वेरिएबल भी लीडर पे इम्पैक्ट कर रहा है। वो नेगेटिव रिलेशन में जा रहा है कि जी। जो लीडर जो है ना वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है जो हाई परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेशन है। और हम्म एक उन्होंने बोला है कि एक और वेरिएबल लीडर बिहेवियर और क्राइटेरियन वेरिएबल को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी हम्म कि जो वेल लाइक लीडर है, इससे मुझे ये समझ आया कि क्रिस्मेटिक लीडर्स जो होते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, हम्म वो लोग समझते हैं कि ये इफेक्टिव हैं, ये यानी कि ये अच्छे लीडर्स हैं। वो भले काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर उनकी पर्सनैलिटी से वेल लाइक लीडर्स है अमंग पीपल, तो लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा लीडर है, और जो वेल लाइक नहीं है उनको अच्छा नहीं समझ रहे। ओके गुड। और रमीज तुम क्या करो, मरियम और कुछ कहना है? यस सर। और फोर्थ में ये था कि बाइसनेस आ गई है, कि वो बोल रहे हैं कि जो लीडर, अगर ग्रुप हाई परफॉर्मेंस कर रहा है तो लीडर अच्छा है। हम्म यही ठीक है। था। ठीक है, तो लीडर की परफॉर्मेंस खुद ब खुद अच्छी नजर आने लगती है। ओके। और कोई साहब बोलना चाहते हैं? तूबा, रमीज, अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन सबको ईद मुबारक। तो तुम लोग पढ़ के क्यों नहीं आते हो? एग्जाम में फेल सर कर दूंगा। मुबारक सर। ईद मुबारक तूबा। हाँ बताओ सर क्या लिखा मैंने हुआ है? पढ़ा है, लेकिन सर मैंने ईद से पहले पढ़ा है, तो इसलिए जो इन्होंने बताया वो सही है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद नहीं आ रहा। सर ईद ओके से पहले ठीक। की क्लास का है ना ये? तो इससे तो ये मैंने साबित ये बहुत हुआ पहले कि पढ़ा बकरा खाने से आदमी याददाश्त कमजोर हो जाती है। नहीं सर, ईद में थोड़ी पढ़ेंगे। है। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स वेयर टेस्टेड फॉर रिलेशनशिप oriented behavior. This increases their productivity. Why? अच्छा जनाब, यहाँ पे जो एक फिगर बनी हुई है ना, फिगर को जरा सा आप लोग समझ लीजिए। सर आप वाई का पूछ रहे हैं इसमें? जी जी, क्यों ऐसा सर क्यों है? इसमें ऐसा होता है सर, जैसे हम लोग साइट पे होते थे, तो हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं तो उनके साथ उनके अंडर में बहुत सारा स्टाफ होता है, सबऑर्डिनेट। तो हम्म हमने ये देखा है कि जब उनके साथ हमारा बिहेवियर जो है वो एक अच्छे टर्म्स में जाता है, तो वो आगे जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है। ज़्यादातर गुड। हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लेबर जो होती है ना सर, वो हम्म पता है आपको जाहिल तबका है जो उनके अंडर होता है सुपरवाइजर्स के। तो अगर हम्म आप उनको चाय मंगवा दें या इस तरह की कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट करती हैं इन सब चीज़ों पे। इफेक्ट है, मोटिवेशन आती है, बिल्कुल सर। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बिल्कुल। कमिटमेंट बढ़ जाती है। बिल्कुल गुड सर। गुड। अच्छा जनाब, तो ये देखिए कि इन्होंने जो चीज़ बताने की कोशिश की है कि लीडरशिप, जब आप रिसर्च करते हैं तो लीडर का बिहेवियर क्राइटेरिया पे इम्पैक्ट करता है, और जब वो क्राइटेरिया पे इम्पैक्ट करता है तो वो लीडर के बिहेवियर को रीइंफोर्स करता है, नहीं लीडर पे इम्पैक्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि लीडर देखता है कि मैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर कर रहा हूँ, लोगों को प्रेज कर रहा हूँ, तो लोग एफिशिएंसी का दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये चीज़ लीडर को इनकरेज करती है कि वो मज़ीद प्रेज करे। जब वो मज़ीद प्रेज करता है तो वो ज़्यादा और बिहेवियर बढ़ जाता है, तो पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ जाता है। तो ये जो है लीडर का, लीडर बेसिकली क्या करना चाह रहा है, एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहा है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो प्रेज कर रहा है, उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो ये लीडर पे भी ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है, लीडर को भी ये बात इन्फोर्स होती है कि अगर मैं प्रेस करता हूं तो काम की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये है कि लीडरशिप क्राइटेरिया वेरिएबल पे इम्पैक्ट कर रहा है, और क्राइटेरिया वेरिएबल का जब पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो वो लीडर पे इम्पैक्ट कर रही है, लीडर और ज़्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी हो सकता है,
जो कि उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। आप दो चीज़ों को का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक कोई तीसरा वेरिएबल इनके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे जिस वक्त लीडर ने रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर शुरू किया उस वक्त डेडलाइन करीब थी, तो वैसे भी ज़्यादा तेज़ करना चाह रहे थे, तो डेडलाइन की वजह से उन्होंने काम तेज़ शुरू कर दिया। तो ये एक बिल्कुल तीसरा वेरिएबल है जो कि इन दोनों के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो उसकी वजह से ये ज़रा सा डिफिकल्ट हो जाता है लीडरशिप में एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि ये रिलेशनशिप इस तरह से है, क्योंकि और बहुत सारी वेरिएबल्स भी उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और फिर रेटर जो है जब पॉजिटिवली रेट करता है लीडर को भी और सबॉर्डिनेट्स को भी, तो ये चीज़ भी उनको इनकरेज करती है कि इस बिहेवियर को रिपीट करें या एनहांस करें। तो ये बताने की कोशिश यहाँ पे ये की गई है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर का रिलेशनशिप बनाना मुश्किल होता है साइंस की तरह यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और भी वेरिएबल्स हैं जो बैक वक्त काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो इफेक्ट्स ऑफ टास्क एंड रिलेशंस बिहेवियर के, टास्क एंड रिलेशंस का बिहेवियर क्या होता है, तो ये तो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। इवेल्युएशन, उसके अलावा इवेल्युएशन ऑफ द बिहेवियर रिसर्च में मैनेजरियल ग्रेड का जिक्र है। तो मैनेजरियल ग्रेड भी आप लोग पढ़ चुके हैं। और मैनेजरियल ग्रेड बेसिकली कि आदमी इस चीज़ के ऊपर है कि एक एक्सिस पे आपने टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर रखा है, दूसरे एक्सिस पे बिहेवियर क्या है, दूसरा क्या है यार, टास्क ओरिएंटेड, दूसरा क्या है, रिलेशनशिप बिहेवियर, रिलेशनशिप ओरिएंटेड बिहेवियर रखा है। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो वो दोनों में रिलेशनशिप, बाज मैनेजर्स के बारे में कहा जाता है ये टास्क ओरिएंटेड ज़्यादा है, बाज के बारे में कहा जाता है कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड ज़्यादा है, लेकिन हाई हाई में भी हो सकता है कोई आदमी कि वो इतना ही रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी है और इतना ही टास्क ओरिएंटेड भी है। होते हैं ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ में वो काम के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, रिजल्ट के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो बेसिकली वो दोनों में हाई होते हैं, टास्क ओरिएंटेड में भी हाई होते हैं और रिलेशनशिप ओरिएंटेशन में भी हाई होते हैं। ये दिस इज मैनेजरियल ग्रेड। और मैनेजरियल ग्रेड को आप एक क्वाड्रेंट बना के समझ सकते हैं, आपको ग्राफ भी मिल जाएगा, इसमें तो नहीं है लेकिन आपको नेट पे इसका ग्राफ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि बेसिकली जो बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बिहेवियर्स हैं जो दो वेरिएबल्स को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ये एक टेपेस्ट्री की तरह है। टेपेस्ट्री क्या होता है, जो कपड़ा आपस में वोवन होते हैं ना और उस पर कोई शक्ल बन जाती है तो वो टेपेस्ट्री कहलाता है। एक पर्टिकुलर फैब्रिक जिसके ऊपर कोई चीज़ वोवन हो गई है तो वो एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स मेथड से वो चीज़ बनती है। तो बिल्कुल लीडरशिप बिहेवियर भी एक टेपेस्ट्री की तरह है कि उसके अंदर और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और भी बहुत सारे कलर्स हैं जो अपना इम्पैक्ट रखते हैं। तो इसलिए क्लियर कट कोई चीज़ बताना कि जनाब इस वजह से ऐसा हो रहा है, यानी दिस इज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से हो रहा है, दैट इज़ टू डिफिकल्ट इन लीडरशिप स्टडीज़। और फिर उसके बाद एक चीज़ और भी होती है, मैनेजर्स की एडेप्टेबिलिटी होती है कि पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर्स एडाप्ट करते हैं कि भाई इस सिचुएशन में जबकि उसके ऊपर प्रेशर है कि आई हैव टू मीट द डेडलाइन, तो वो टास्क ओरिएंटेड ही नज़र आएगा। ओके, क्योंकि डेडलाइन करीब है और उसके पास काम बहुत ज़्यादा है तो टास्क ओरिएंटेड नज़र आएगा। लेकिन दूसरी जो मौके पे वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड नज़र आ सकता है। तो दिस इज़ कॉमन इन लीडरशिप बिहेवियर। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी प्लानिंग पे जिक्र कर दिया है कि जो एक मैनेजर है वो किस तरह की प्लानिंग करता है। ठीक है, एक तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी है, वो तो एक एक्सरसाइज होती है, लेकिन जो आमतौर पर मैनेजर्स अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्लानिंग कर रहा होता है वो बेसिकली चार तरह की प्लानिंग है। एक ऑपरेशनल प्लानिंग है उसकी। ऑपरेशनल प्लानिंग ये है कि वो अपने पूरे हफ्ते का काम को प्लान करता है और लोगों को असाइन करता है, टाइमलाइन डिफाइन करता है। तो ये जो शॉर्ट टर्म में जो प्लानिंग करता है दैट इज ऑपरेशनल प्लानिंग। एक हफ्ते में या 2 दिन में 3 दिन में नेक्स्ट क्या काम करना है, थिंग्स टू डू की लिस्ट बनाता है। तो ये सब ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा है।
यू सी मोर पीपल, ये कहाँ है? अब्दुल गफ्फार, ईद मुबारक। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी प्लानिंग होती है दैट इज एक्शन प्लानिंग होती है। एक्शन प्लानिंग जब एक्चुअली एग्जीक्यूशन का वक्त आ रहा है, मिसाल के तौर पर बॉयलर इंस्टॉल कर रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, छत जलवा रहे हैं आप लोग, तो वो एक एक्शन है। उस एक्शन को आप कैसे प्लान करते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड एक्शन प्लानिंग। और फिर उसकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, ये सब एक्शन प्लानिंग का हिस्सा है। उसके बाद जो होती है वो कंटिजेंसी प्लानिंग भी कर रहा होता है, साथ साथ मैनेजर कंटिजेंसी प्लानिंग कर रहा होता है। यानी मैनेजर की पूरी कोशिश होती है कि वो अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन भी आ जाए तो उसको मैनेज कर ले। मिसाल के तौर पर बारिश हो जाए तो उसके लिए क्या कंटिजेंसी प्लानिंग है, या कोई और अनफोर्सिन इवेंट हैपेंस, तो व्हाट इज द प्लानिंग ऑफ मैनेजर। तो वो मैनेजर्स अच्छे होते हैं जो कंटिजेंसी प्लानिंग भी करके रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई इंपॉर्टेंट वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है, कराची इलेक्ट्रिक की बिजली तो है, लेकिन आप क्या करते हैं, डीजल जनरेटर भी रख लेते हैं स्टैंड बाई के तौर पे, ताकि अगर बिजली चली जाए तो आपकी एक कंटिजेंसी प्लानिंग रहे। और इसके बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है मैनेजर्स की, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, टाइम मैनेजमेंट कोर्सेज भी होते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बुक्स भी हैं, और टाइम मैनेजमेंट एक बात कहते हैं डिसिप्लिन के तौर पे लोग समझते हैं कि अपने काम को ज़्यादा किस तरह से आप प्रोडक्टिव बनाएं। उसके अंदर बहुत सारे रूल्स वगैरह भी डिफाइन होते हैं, जैसे पैरेटोज प्रिंसिपल है, या ये कि आप अपने काम को इस तरह प्लान कर लें कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के लिहाज से प्लान कर लें, और फिर देखें कि इनमें से जो काम इम्पॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है, तो उसको आदमी प्रोक्रेस्टिनेशन, मैंने बताया था एक मैनेजर्स का प्रॉब्लम होता है कि चीज़ों को डिले करते रहते हैं। लेकिन जब इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, इट इज़ नॉट अर्जेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ जॉब इन फ्यूचर में भी, उसको अगर बहुत ज़्यादा डिले करते रहेंगे तो दैट में बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो आप एक 4x2 का ग्रिड बना सकते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि जनाब ये मेरे इंपॉर्टेंट काम है, ये मेरे अर्जेंट काम है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट को कर लेते हैं आप, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट को आप छोड़ सकते हैं। बट नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, सॉरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। वो मिसाल के तौर पर बजट बनाना है, एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इसको आप अगले हफ्ते भी कर सकते हैं, उससे अगले हफ्ते भी कर सकते हैं। इन बाद वक्त मैनेजर्स अपने डे टू डे प्लानिंग में इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट चीज़ों को भूल जाते हैं या उसको डिले करते हैं, फिर बहुत शॉर्ट टाइम में उसे करने की कोशिश में बाद वक्त वो अपना टारगेट मीट नहीं कर सकते, टाइमलाइन नहीं मीट कर पाते, विच रिफ्लेक्ट्स बैड ऑन देम। तो वो मैनेजर्स अच्छे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट को भी याद रखते हैं। तो ये ग्रिड आप बना के कर सकते हैं। उसके बाद ये गाइडलाइंस फॉर एक्शन प्लानिंग टेबल 4 में लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको मार्क कर रहा हूँ, और मैंने इसको ऑलरेडी मार्क कर दिया है मरियम को, क्योंकि उसने अच्छा एक्सप्लेन किया जो मैंने काम दिया था, और रमीज ने भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, बट स्टिल आई वांट समथिंग मोर फ्रॉम यू पीपल। तो अब आप लोग बताइए कि ये जो टेबल 4 में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका क्या मतलब है। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या तुम लोगों को? आ रही है सर आपकी आवाज। तो बताओ सर, पहला है आइडेंटिफाई नेसेसरी एक्शन स्टेप्स। जी, क्या मतलब है इसका? सर अब जो भी काम हमें करना होगा सर, उसमें देखना पड़ेगा कि उसके एक्शंस वगैरह क्या क्या काम हमें करने उसके हैं, उसके स्टेप्स ताकि क्या हम क्या है, उसके जी स्टेप्स उसके क्या स्टेप्स क्या? क्या। चीजें स्टेप वाइज होती हैं। जी, जी जैसे सर, आप तो वो घर हम बनाते हैं तो छत पहले नहीं जी डाल सकते आप। जी जी सर, पहले हम एक्सकेवेशन करेंगे, उसके बाद क्या क्या जी उसमें वो आनेंगे, तो उनको हम जी, आगे ठीक है। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई करें कि इसके नेसेसरी एक्शन स्टेप्स कौन से हैं, और जब आप वो प्रोजेक्ट मैनेजर में इसका ग्राफ बनाते हैं स्टेप्स का, तो आप जी देखते सर। हैं कि कौन सा स्टेप किसके बाद होगा, और ये जी प्रेसिडेंट होगा तो फिर अगला वाला स्टेप होगा, और कौन सा आप पैरेलल में कर सकते हैं काम ताकि आप तेज हो जी सके। सर। तो दिस जी इज सर। एक्शन स्टेप्स को डिफाइन करना।
जी सर बिल्कुल, उसमें क्रिटिकल पाथ वगैरह जो हमारा पूरा बनता जी, है तो क्रिटिकल पार्ट जी मेथड जो जी पढ़ते हैं। जी जी अख्तर हुसैन, ठीक है। चलो और आगे जल्दी जल्दी बोलते जाओ। सर जैसे ऑप्टिमल स्टेप्स का इसमें नंबर 2 पॉइंट जो है ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जी एक्शन जी स्टेप्स। सर जी जी इसमें जी ऐसा है कि जैसे जो सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो ज़रूरी हैं ज़्यादा, वो हम उसको पहले करेंगे और सीक्वेंस से करेंगे। जो ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले, उससे कम ज़रूरी है उससे नहीं उसके नहीं बाद। नहीं 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 नहीं, नॉट जरूरी। ऑप्टिमली का मतलब ये हुआ कि काम को इस सीक्वेंस से करें कि आप कम रिसोर्सेज के साथ ज्यादा बेहतर काम कर सकें। सर आइडियल टाइम कम हो आपका ना, यानी जी, कि आइडल टाइम कम हो। जी सही बात है, बिल्कुल। या आपके रिसोर्सेज कम से कम लगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपको अपने काम के लिए साइट के ऊपर डीजल जनरेटर की जरूरत है, दो कामों के लिए जरूरत है, तो क्या उन दोनों काम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताकि एक ही दफा डीजल जनरेटर आपको लाना पड़े अपने साइट के ऊपर? तो देन यू आर डूइंग ऑप्टिमली। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट इन मेनी केसेस इट इज पॉसिबल। तो अगर आप एक एफिशिएंट मैनेजर हैं तो डीजल जनरेटर आप उसी वक्त मंगवाएंगे जब आप अपने दोनों काम साथ कर सकें। और साइट पे आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? जी जी सर मैं एक्सप्लेन करूं सर इसको। जी बिल्कुल करें, मना किसी ने नहीं सर किया। जी सर इसमें सबसे पहले तो हमें ये बताया गया है कि अपने जो हमारे नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको हम हम्म आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद अपनी साइट की नीड्स के हिसाब से उनको प्रायोरिटाइज करके हर एक्शन प्लान का जो है टाइम और उस पर जो कॉस्ट आ रही है हम्म उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ताकि हम अपनी बजटिंग को भी देख सकें कि आया हम उस हम्म पर पूरे उतर रहे हैं या नहीं। उसके बिल्कुल। बाद उसके बाद हर उस एक्शन प्लान पे हम रिसोर्स को अलॉट करेंगे कि कौन सा हम्म बंदा कौन से उसके लिए जो है वो हम असाइन कर रहे हैं। उसके बाद उस पूरे पूरे प्लान को सबको हैंड ओवर करने के बाद डेली बेसिस पे उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि वो हमारे प्लान के हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो ये हम्म सर इसका पूरा फ्लो है ठीक है। पूरे टेबल का। अगला क्या है? सर अगला ये है। सर ये मैंने अगला कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। आपने सारे एक्सप्लेन कर दिया रमीज, आई नो। जे लेकिन दूसरा तीसरा स्टेप बता दीजिए शेख अकबर भाई। सर तीसरा स्टेप है एस्टिमेट द टाइम नीडेड टू कैरी आउट ईच एक्शन स्टेप। सर इसमें जो है ना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया है प्लानिंग का, जिसमें टाइम मैनेजमेंट भी मतलब सर फहरिस्त है। हम्म तो इसमें हर एक्टिविटीज़ की हम टाइम मतलब टाइम ड्यूरेशन हम उनकी देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी हमारा कितना टाइम ले रही है। फिर हम देखेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की फिनिश डेट क्या है, उस हिसाब से एक्टिविटीज़ को लेके चलेंगे कि कोई डिले तो नहीं आ रहा हमारी एक्टिविटीज़ में। वही सर जो उन्होंने बताया था क्रिटिकल पाथ मेथड इस जी तरह। जी ठीक है। नेक्स्ट बताइए दूसरे से। उबैदुर रहमान तो हो गया, एक अब्दुल रहमान है, एक उबैदुर रहमान है। सर जी सर। फिर आपने हाँ तू का इतना आप टाइम बोले। आपने जब दे दिया सर एक्शन स्टेप्स को, फिर हम्म आपने उसका स्टार्टिंग टाइम रखना है और फिर आपने उसकी डेडलाइन रखनी है हर स्टेप की, कि इस हम्म पे हम स्टार्ट करेंगे और इस पे फिनिश हो जानी चाहिए। हम्म तो उसमें फिर आप ये करेंगे। फिर हम्म सर उसके बाद है कि कॉस्ट ऑफ ईच एक्शन स्टेप, कि हम्म हर एक को परफॉर्म करने में आपको कितना रिसोर्सेज लगेंगे, कितना आपका पैसा लगेगा, कितना बजट लगेगा। जी जी, और यू हैव तो टू फिर स्टे विद इन सही है। बजट। ठीक है, बजट के जी अंदर रहना है जी। तो फिर और उसके कोई? बाद है कि नहीं अकाउंटेबल। इसका सर बस अगला कोई और बताएं। सर जी फिर आप हर स्टेप जो आपको करना है उसके लिए हम हर रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे और पर्सन एलोकेट करेंगे कि कौन रिस्पॉन्स किस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर हम्म आप वो उसके जब वो एक्शन हो रहा होगा तो फिर अगर कोई मसला है कुछ भी होगा तो फिर वो अकाउंटेबल भी होगा। अगर कोई जी स्टेप करने में बिल्कुल। कोई मुश्किल हुई जी या कोई बिल्कुल, स्टेप नहीं हो सही से नहीं हो सका तो बाद में फिर वो जवाबदेह भी होगा उसके लिए। क्योंकि डिफरेंट किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए डिफरेंट एक्सपर्टीज की जरूरत होती है विच इज पजेस्ड बाय डिफरेंट पीपल। यस तो सर। यू सर नीड टू असाइन दोस थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी जी असाइनमेंट मैट्रिक्स जो बनता है। क्या बनता है असाइनमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैट्रिक्स? हाँ बताओ, बताओ क्या ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं इसको? जी बिल्कुल। तुमने पढ़ा है क्या? नहीं सर, अच्छा हाँ, नाम क्या सुना। होता है? नाम सुना है तो पढ़ो ना। सर सर यही होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ये मैंने अपने मतलब सर जॉब ऑफ नेचर में किया है ये काम। नहीं नहीं, उबैदुर रहमान को बोलने दो। हाँ सर हमारे एफआईपी में थोड़ा जब हम कर रहे थे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तो उसमें ये आया था कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स लगाना था। हम्म तो वहाँ पे देखा था सर ये चीज़ कि हम्म उन्होंने अपने जो मैनेजरियल
मतलब जो जितने भी जैसे 3 लेवल होते हैं ना सर, आपने बताए थे मैनेजरल के, जी 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 एक जी। फ्रंट लाइन होता है, एक मिडिल मैनेजमेंट, एक टॉप मैनेजमेंट। तो उन सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बनाया हुआ था, और ये भी था कि एक फर्द जो है मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहा था। अच्छा, ये भी मुमकिन है, ठीक है, गुड बैड। हाँ अब्दुल रहमान, अब बोलो तुम। यस सर, फाइनली आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे प्राइम वेरा होता है या एमएस प्रोजेक्ट होता है, उसके थ्रू फिर उनकी प्रोग्रेस भी, जो आपने स्टेप्स एलोकेट किए थे और बंदों को असाइन किए थे, उनकी प्रोग्रेस भी चेक कर सकते हैं कि कैसी चल रही है। गुड। आप और उससे क्लेरिफिकेशन भी रहती है भाई किस आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे आपको प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में हेल्प मिलता है, बिकॉज हर कोई अपने काम सही तरीके से करने का फिर पाबंद हो जाता है जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बना दिए तो। गुड। सर और एक सवाल था हाँ सर, ये अगर इसमें एक्शन स्टेप में अगर कोई फ्लक्चुएशन हो कास्ट में, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? क्या, सॉरी, एक्शन स्टेप में क्या करेंगे? अगर प्राइस में या कास्ट में फ्लक्चुएशन हो, मतलब ऊपर नीचे हो कास्ट में, उसकी हम देखिए, कैसे डिटरमाइन? आपके आम तौर पे जो है ना प्रोजेक्ट के ऊपर या तो मैन पावर लगती है या मटेरियल रिसोर्सेज लगते हैं, ठीक है, और क्या लगता है, मैनेजमेंट टाइम लगता है, वो तो आप चले छोड़ दें। तो बेसिकली जो आपकी कॉस्ट होती है वो मैन पावर की होती है, मटेरियल की होती है। तो आपको पता है कि ये काम करना है तो और होती क्या है होता है जी? मशीनरी। मशीनरी, यस, सही, 3M जो कॉन्सेप्ट है, मशीनरी। तो मैन पावर, मशीनरी और मटेरियल। तो अब आप प्लान कर लीजिए कि जनाब इस काम के अंदर कितना टाइम लगे, कितनी मशीनरी, इनके आवर्स की इन्वॉल्वमेंट है, और मशीनरी को पर आवर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं तो पर आवर कितनी कॉस्ट होती है, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं तब भी उसकी पर आवर कॉस्ट होती है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जाहिर है एक नया इंजीनियर के लिए एक मुश्किल होता है इसको एस्टिमेट करना, लेकिन जो थोड़े से एक्सपीरियंस एनर्जी होते हैं वो मटेरियल कैलकुलेट कर लेते हैं, और मैन पावर भी और मशीनरी भी, तो इसके जरिए से कॉस्टिंग की जाती है। तो ये जो कॉस्टिंग का कोई इंजीनियर नहीं है यहाँ पे जो कॉस्टिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? एनी वन ऑफ यू जो कि कॉस्टिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो पूरी कॉस्टिंग शीट होती है कि आपको जी सर, मैंने वर्किंग की है उस पर कॉस्टिंग पे। हाँ, तो कैसे करते हो बताओ जरा। सर इस पे हम लोग अपना जो मैन पावर है उस पे हाँ पर डे की उसकी जो है वो कॉस्ट निकालते हैं, जी और जी। उसको जो हमने 1 महीने की जो प्लानिंग की होती है, कि हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग में करते हैं, तो उसको हम्म फोरकास्ट करके चेक करते हैं कि हमारा इस वक्त जो है, और उसमें उसके जो एड आवर्स होते हैं, जैसे 5 बजे तक होता है ओवर टाइम, उसको भी हम्म। ऐड कर लेते हैं कि कंजेंट इसमें बाद में कभी ऐसा ना हो। तो इस तरह राइट। फोरकास्टिंग करके मटेरियल की भी कॉस्ट निकाली जाती है, मैन पावर की भी होती है, और इक्विपमेंट तो हमने वैसे ही हमारा ऑन साइट होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की कॉस्ट को देखा जाता है, बाकी राइट, मेंटेनेंस वगैरह देख लेते हैं। इस तरह से हम मंथली इलेक्ट्रिसिटी बेस है, पे करते हैं वाटर सर। है, गैस है, जी वट सर। एवर यू आर कंज्यूमिंग वो सब मटेरियल में आ जाते हैं। जी तो या जैसे भी कॉस्टिंग का मेथड आप उसको ओवरहेड के तौर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शीट यूज करती हैं, उसको फिल करने से पता चल जाता है कि कितनी कॉस्ट होगी। तो ये कैलकुलेट करना जरूरी होता है। इसीलिए आखिरी पॉइंट जो है वो है मॉनिटरिंग, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं एज पर बजट कर रहे हैं, एज पर टाइम कर रहे हैं, और एज पर क्वालिटी कर रहे हैं या नहीं, तो दैट इज मॉनिटरिंग। तो ये टोटल मिला करके आपकी एक्शन प्लानिंग बनती है, राइट? ओके, अब आ जाइए। ये चीजें तो आसान है, तुम लोग कर लोगे। टेबल 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को, राइट? साइम सिंपली बता रहे हैं कि लोगों को जब आप कोई रोल दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइंस क्या है, दैट यू कैन डू। मॉनिटरिंग ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, अगला टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस। के ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कैसे करते हैं? ये प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है, ऑपरेशंस की बात हो रही है। ऑपरेशन चल रहा है, उसको आप कैसे समझेंगे कि आपका ऑपरेशन अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्योंकि आपके सबऑर्डिनेट तो सब आके ये कहेंगे सर सब अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। मिसाल के तौर पर आप कस्टमर सर्विस के मैनेजर है, तो कस्टमर सर्विस के मैनेजर हैं तो आपके पास कोई शिकायत नहीं आ रही है, तो आप समझ रहे हैं सब अच्छा है। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि वो नाराज हो जाते हैं, तो शिकायत नहीं करते, बल्कि डिसाइड करते हैं कि आइंदा इनके साथ काम नहीं करेंगे, आइंदा इनकी प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे, आइंदा उनकी सर्विसेज अवेल नहीं करेंगे। तो इट कम्स लेट आउट लेटर दैट आपके लॉस्ट कस्टमर
ज़्यादा हो गए तो पता चलता है आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। आप कस्टमर सर्विस को आप कैसे मॉनिटर करेंगे? तो कस्टमर सर्विस को मॉनिटर करने का एक तरीका ये है कि आप फ़ोन कर लीजिए अपने हेल्पलाइन के ऊपर, और मैनेजर्स ऐसा करते हैं। मैंने एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, हाई लेवल की मीटिंग थी, तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव भी बैठा हुआ था, और जो ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ से तो बड़ी शिकायतें आ रही है। उसने कहा कि नहीं तो सर बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई मेरे पास तो ऐसी रिपोर्ट नहीं है। तो उन्होंने उसी वक्त नंबर डायल कर दिया कस्टमर सर्विस का, और फिर जो बातें हुई उससे पता चल गया कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो कह रहा था वो उसमें वजन नहीं है, बल्कि वाकई कस्टमर सर्विस में प्रॉब्लम है। एक सिंपल तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अगर फर्ज कीजिए कोई रिटेल चला रहे हैं तो आप मिस्ट्री शॉपिंग कर लीजिए वहाँ पे जाकर के। ये जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, लाइक मैकडोनल्ड और KFC और इस तरह के जितने भी हैं, अब इनके दायरे 55,000 30,000 आउटलेट्स हैं। तो ये मॉनिटर कैसे करते हैं? बहुत सारे तो इनके 80% 90% तो फ्रेंचाइज्ड होते हैं, यानी उन्होंने किसी और को दिया हुआ होता है सारा, क्योंकि इसी बेसिस पे ये इतना एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वो इसी तरह करते हैं कि बाकायदा मार्केटिंग फर्म्स को हायर करते हैं, वो किसी को भी कुछ पैसे दे करके भेज देते हैं कि जाओ रेस्टोरेंट्स में जाओ और ये काम करो या खाओ पियो, और फिर देखो कि क्या होता है, खाना कैसा है, सर्विस कैसी है। बाकायदा एक फॉर्म भी बाज डेवलप कर लेते हैं जो उनसे कहा जाता है कि आप फिल करें, और बाज़ औक़ात वो इस तरह भी चेक करते हैं क्योंकि ये कैश का बिजनेस है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा इशू ये होता है कि अगर वो अपने टिल में उसको रजिस्टर ना करे और आप खा पी के चले जाएं तो वो कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आता, बल्कि कंपनी का वो लॉस्ट रेवेन्यू होता है। और ये सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी कैश बिजनेस को मैनेज करने का। तो उसका के लिए वो देख क्या करते हैं कि जल्दी से फिर एकदम से उठते हैं अचानक, और फिर अफरा तफरी में निकलते हुए उसको पैसे दे के चले जाते हैं कि हाँ मैंने रश। तो फिर उसको चेक किया जाता है कि जनाब उसने उसको टिल में एंटर किया था या नहीं किया था, या ये कस्टमर सर्विस कैसी थी, या प्रोडक्ट खाना कैसा था। ये सारी चीज़ें मिस्ट्री शॉपिंग कहलाती है, के ज़रिए की जाती है। तो बहुत सारे जो है अपने कस्टमर्स बना के बेचते हैं लोग, और देखते हैं कि भाई किस तरह की कस्टमर सर्विस मिल रही है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, आपके बुक में मिस्ट्री शॉपिंग का एक मेथड दिया हुआ है, तो और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि आप अचानक वॉक इन कर जाएँ। मैकडोनल्ड का प्रेसिडेंट जो है ना अचानक वॉक इन कर देता था और देखता था कि फ्रेंचाइज ऑपरेशंस कैसे काम कर रहे हैं। एक फ्रेंचाइज ऑपरेशन में उसको एक मक्खी नज़र आई, उसने उसी वक्त उसके फ्रेंचाइज लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो ये एक इतनी टफ एग्जाम्पल जो है बाकी कम्युनिटी को पोर्ट्रे कर देती है कि क्लीनलीनेस के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। तो इस तरह से करके आप अपनी परफॉर्मेंस खुद चेक कर सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली तो अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल एज हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो उसको चेक करने का एक तरीका ये भी होता है। ओके और फिर उसके बाद आप लोगों को KPIs भी दे सकते हैं कि जनाब ये आपकी KPIs हैं। अब KPIs तो आपने दे दी, उसको चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए आप मिस्ट्री शॉपिंग का मेथड यूज करते हैं, ठीक है, यस कस्टमर सर्वे करते हैं। ये सारे डिफरेंट मेथड से आप पता कर लेते हैं। मॉनिटरिंग के लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं। अब ये गाइडलाइंस तो बेसिकली तुम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पहले जल्दी से बताओ। सर आइडेंटिफाई एंड मेजर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हाँ वो क्या है, क्या है वो, कैसे करते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपने डिफाइन कर दिया। रेस्टोरेंट है तो उसका फूड अच्छा होना चाहिए, हाँ उसमें फूड की क्वालिटी का एक लेवल होना चाहिए। जैसे मैकडोनल्ड आपको कभी भी ठंडा खाना नहीं सर्व करता। पिज़्ज़ा हट ने एक जमाने में कहा था कि जी फीडबैक फॉर्म्स भी सही है अब्दुल रहमान, वो पिछले वाले डिस्कशन के थे जी। रैंडम चेक्स भी सही है, अभी मैंने पढ़ा है। भी सही है, गुड जी। मरियम आप क्या कह रही थी? सॉरी सर मैं बोल रही थी कि जैसे रेस्टोरेंट के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये की इंडिकेटर है। आप फूड की क्वालिटी, एक मिनट रुको, फूड की क्वालिटी सब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वो खाना किसी और को बहुत अच्छा लगे, किसी को इतना अच्छा नहीं लगे, तो KPIs को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। और फूड की क्वालिटी का मकसद ये हुआ कि मैं जब वो कस्टमर को सर्व किया गया तो वाज इट हॉट और नॉट, एक क्वालिटी ये हो गई।
ठीक है। और दूसरी क्वालिटी ये होगी, ऑब्जेक्टिव क्वालिटी हुई जो फूड हॉट है या नहीं। जी जी, मतलब इतना हॉट नहीं है कि मुंह जल जाए, लेकिन इतना हॉट है जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, उन्होंने कॉफी के लिए भी स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको हम दूध को गर्म करके कॉफी बनाएंगे, ये एक स्टैंडर्ड है। तो वो मेजर कर सकते हैं कि जब कस्टमर को सर्व किया गया तो टेम्परेचर कितना था उसका, 170 172 था, तो देन इट्स ओके, इसका मतलब है कि 180 पे प्रेफर किया गया था। क्लीनेस सब्जेक्टिव में आएगा या ऑब्जेक्टिव में? क्लीनलीनेस, यस सर। क्लीनलीनेस वैसे तो सब्जेक्टिव है, लेकिन फूड बिजनेस में क्लीनलीनेस को ऑब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं कि भाई एक तो देखते हैं जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम में सोप रखा हुआ है, इज इट ड्राई, कमोड क्लीन है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और उसका बाकायदा ये जो है एक लिस्ट बना देते हैं, चेक ऑफ लिस्ट जिसको कहते हैं, जिसको मैनेजर हर रोज चेक करता है, एरिया मैनेजर हफ्ते में एक दफ़ा चेक करता है, और जो डायरेक्टर है वो कोई रैंडमली चेक कर लेता है। तो ये तरीका होता है, 70-75 पॉइंट्स होते हैं कि जनाब सारे बल्ब ऑन है या नहीं है, ये एक चेक हो गया। लाइटिंग अच्छी है या नहीं, सब्जेक्टिव, लेकिन आपने सारे बल्ब ऑन है या नहीं है, इट इज ऑब्जेक्टिव। अगर कोई बल्ब फ्यूज है तो ये गलती हो गई ना। साइन बोर्ड आपका जल रहा है क्योंकि साइन बोर्ड के पीछे बहुत सारे ट्यूबलाइट्स लगे हुए होते हैं, तो सारे ट्यूबलाइट्स उसके ऑन है या नहीं है, ये एक सब ऑब्जेक्टिव हो गया। इज इट क्लीन और नॉट, ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसलिए जब भी आप किसी को KPIs दें तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दैट शुड बी ऑब्जेक्टिव, या फौरन उसे चेक कर सके कि भाई, और बता सके जनाब ये चीज सही नहीं है। और वेरिएंस जो है वो अगर नेगेटिव वेरिएंस है, इसका मतलब परफॉर्मेंस खराब है। और पॉजिटिव वेरिएंस क्या होगी, अगर आपको 100 बल्ब लगे हुए, 100 के 100 बल्ब जलने चाहिए, तो उस बार पॉजिटिव वेरिएंस क्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। बस हर चीज़ों में पॉजिटिव वेरिएंस इस तरह नहीं होता, बल्कि 100 बल्ब जल रहे हैं तो 100% परफॉर्मेंस है, और अगर 90 बल्ब जल रहे हैं तो 10 बल्ब नहीं जल रहे हैं, -10% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें वॉशरूम में जो वो रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उसे, टिश्यू पेपर लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो ड्राई है या नहीं है। बहुत सारे बच्चे वॉशरूम में जाते हैं, बच्चे के बड़े भी हरकतें करते हैं, वो पूरा टिश्यू पेपर गीला कर देते हैं। तो अब ये वहाँ की जो इंतजाम करने वाले लोग हैं उसकी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जो रश आवर्स में भी हर वक्त क्लीनर्स खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उनके क्लीनिंग का एक उनको स्टैंडर्ड दे दिया गया, तो नाउ दे आर क्लियर के क्या करना है। जब आप उनको स्टैंडर्ड नहीं देंगे तो वो कंफ्यूज रहेंगे, और वो स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। आपने देखा होगा कोलाची में वो अगर आप कहते हैं कि मेरा खाना ठंडा था, वो फौरन आपको रिप्लेस करके दूसरा दे देते हैं, दैट इज देयर स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस। तो इसी तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड्स और KPI डिफाइन कर देते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, वेटिंग टाइम भी हो गया, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेटिंग टाइम हो गया, एम्बियंस हो गया। तो एम्बियंस ये सब क्या है, अगेन हम सब्जेक्टिव टर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन एम्बियंस क्या है, वहाँ की लाइटिंग है, वहाँ की कुर्सियाँ हैं, वहाँ के मेज है, और वहाँ के फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ये सारी चीजें ऑर्डर में है या नहीं है। जी सर, स्टाफ बिहेवियर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव? स्टाफ बिहेवियर वैसे तो सब्जेक्टिव है, लेकिन आप उसको ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो चेक करना आसान होगा। मिसाल के तौर पे क्लीनलीनेस, स्टाफ की क्लीनलीनेस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आप क्या देखेंगे कि उनके दाढ़ी मूछें सही बनी हुई नहीं है, वो प्रॉपर्ली शेव किया हुआ है नहीं किया हुआ है, और उनके नाखून कटे हुए नहीं हुए। इस तरह की चीज़ें आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं। कपड़े क्लीन है या नहीं है, वो उसके आयरन किया हुआ है नहीं किया हुआ है। ठीक है, जब वो कस्टमर से बात करता है तो मुस्कुरा के बात करता है या नहीं करता है, ये चीज़ें आप ऑब्जेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर आप उसकी परफॉर्मेंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाद औक़ात बहुत सारे लोग अपने रेस्टोरेंट में चेक करने के लिए एक ऐसा कस्टमर भेज देते हैं जो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। अब वो उसको देखते हैं कि कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये उनके स्टैंडर्ड्स बताते हैं। ओके, तो इस चीज़ को कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये जो पहला पॉइंट है ना, आइडेंटिफाई एंड मेजर की इंडिकेटर्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखिए, एक मैनेजमेंट का तरीका ये है, मैं रेस्टोरेंट की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि पाकिस्तान में मैंने कॉफ़ी बिजनेस इस्टेब्लिश किया था। अभी आपको कराची में जितने भी कॉफ़ी शॉप्स नज़र आ रहे हैं, उन सबसे पहले मैंने ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप यहाँ पे लॉन्च किया था, जब कराची में कोई कॉफ़ी नहीं पीता था, यानी कोई कॉफ़ी ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप नहीं था।
तो इस वजह से मैं ये मिसालें देने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। मगर मैं दूसरे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, तो मैंने वहाँ भी काम किए। तो ये मिसाल आसान होते हैं एक्चुअली, क्योंकि आप रेस्टोरेंट्स अक्सर जाते हैं। अच्छा जनाब, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? आपको किसी रेस्टोरेंट का मैनेजर है मिसाल के तौर पे बना दिया जाए, किसी प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया जाए। एक तरीका तो ये है कि आप दिन भर दौड़ते भागते रहें, आपकी सांस फूली रहे, बहुत बिजी नजर आए, कभी किसी को फोन कर रहे हैं, कभी किसी को डांट रहे हैं, ठीक है, कभी किसी वेंडर को फोन कर रहे हैं, कभी आप अपने फाइनेंस को फोन कर रहे हैं। एक तो मैनेजमेंट का तरीका ये होता है। एक तरीका ये होता है कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स वो हो जो कि मेजरेबल हो, और ऑब्जेक्टिव्स देने के बाद आप एक कोने में साइड में खड़े हो जाएं और खामोशी से लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहें, और देखते रहें कि लोग अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको आप सपोर्ट दें, गाइड करें, ताकि लोग अपना, और फिर रोल क्लैरिफिकेशन होगा तो वो समझ जाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। और ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे ही एवेल्युएट करें कि जो आपको ऑब्जेक्टिव्स दिए गए थे कि वो आपने कितना अचीव किया। एक तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि जनाब आप टाइम पे आएंगे और टाइम पे जाएंगे और इस तो क्लीन कपड़े पहनेंगे, इस तो ये तो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। एक पर्टिकुलरली जॉब से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है कि जनाब आपको ये टास्क दिया जा रहा है, आप इसके लिए इतना मैन पावर यूज करेंगे, इतने टाइम में से कंप्लीट करेंगे, ये आउटपुट आपसे एक्सपेक्टेड है। तो उसके बाद आप उसे छोड़ दें, क्योंकि ब्रेथिंग एट द नेक, यानी आपने अपने सबऑर्डिनेट को काम दिया, फिर नर्वस मैनेजर क्या करता है, दौड़ता हुआ जाता है, उसके पीछे देखता है वो काम कर रहा नहीं कर रहा, सही कर रहा है नहीं कर रहा, तो हर वक्त उसे गर्दन पे गरम गरम सांसें लेता रहता है। ये नर्वस मैनेजर्स की निशानी है, नर्वस लीडर्स की निशानी है। क्यों? और उसने अपना काम चूंकि सही तरीके से उसको असाइन नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए मैनेजर नर्वस है। जब आप अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया और उसको कह दिए जनाब इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई रिसोर्स चाहिए तो बता दीजिए, उसने कहा नहीं आई विल डू इट, ना इट इज क्लियर क्या वो करेगा। अब 6 महीने का काम है, या सॉरी 6 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 दिन का काम है या 1 हफ्ते का काम है, 2 हफ्ते का काम है, अब उसको करने दें। दरमियान में आकर के आप बुला बुला के आप पूछ सकते हैं कि भाई 2 दिन बाद कितना काम कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही कर रहे हो, देख लिया जरा सा। दिस इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इस वक्त पूरा अमेरिका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे चल रहा है, तो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। किसी को प्रॉब्लम नहीं, ना ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम है, ना इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उनको पूरे वीक का वर्क दे दिया गया है। अब वो ये तो अच्छी बात है ना, चाहे वो घर पे बैठ के करें, चाहे वर्क होम अपना ऑफिस में आके करें, असल तो ऑर्गेनाइजेशन मकसद है कि ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव घर पे बैठ के पूरा कर रहा है, फाइन, फेयर एनफ, क्योंकि जो उसको पैसे दिए जा रहे हैं वो पैसे जस्टिफाई हो रहे हैं जब वो टाइम पे अपना काम करके दे देता है। तो ज्यादातर मैंने अमेरिका में यही देखा है कि लोगों को वर्क असाइन कर दिया जाता है और उनको टाइम दे दिया जाता है, और बीच में मीटिंग्स होती रहती हैं 15 मिनट 20 मिनट की, आधे घंटे की, मैनेजर के साथ, क्या किया नहीं किया, क्या इश्यू आ रहे हैं, और लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त पूरा अमेरिका वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, खासतौर पे वो काम जो कि पॉसिबल है घर से करने, जैसे अकाउंटिंग का काम है, फाइनेंस का काम है, मार्केटिंग के बहुत सारे काम हैं जो घर पे हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के तो बहुत सारे काम घर पे हो सकते हैं, पर्टिकुलरली डिज़ाइन से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, इवन कस्टमर सर्विस से रिलेटेड भी बहुत सारे काम हो सकते हैं घर से, लोग घर पे कर रहे हैं। तो ये किस वजह से मुमकिन है? कि उनको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का पता है। हम लोग प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बात तो करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे खुद आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? जल्दी जल्दी बताओ यार, ये सब तो बच्चों वाले तरीके हैं, ये तो तुम लोग को आना चाहिए, जल्दी से बताओ। सो गए ना तुम लोग? सर जो आपके प्रोसेसेस हैं उसको भी आपको मॉनिटर करना है, और फिर जो भी आपका आउटकम आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो भी फिर आपको आपको उसको भी मॉनिटर, हाँ जी, की प्रोसेसेस बिल्कुल आपको मॉनिटर करना है कि आप जो है, अगर आपको प्रोग्रामिंग जावा में दी गई है तो आप जावा में ही करें, जाहिर बात है। और की आउटकम क्या आएगा कि ये सॉफ्टवेयर क्या कर सकेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्लान्स एंड बजट डेवलप इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जी, ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है?
सर मतलब आपको किसी एक सोर्स पर रिलाई नहीं करना, जी आपको डिफरेंट सोर्सेस से अपनी इंफॉर्मेशन आपने लेनी थी। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, वो हर सोर्स के हिसाब से सही है या फिर सिर्फ एक के हिसाब से? मतलब आपको जी जी, डिफरेंट इसका अपने मतलब ये है जी, सही कह रही हो तुम। इसका मतलब ये कि जैसे मैंने तो चीफ एग्जीक्यूटिव की मिसाल दी थी, तो जाहिर है कि फॉर्मल चैनल से तो लोगों तक रिपोर्ट्स जाती ही रहती हैं, लेकिन फॉर्मल चैनल के रिपोर्ट का मसला ये होता है कि उसकी विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें छुपा ली जाती हैं। तो वो फॉर्मल चैनल से जो रिपोर्ट आ रही है वो तो सही है, आने दीजिए, लेकिन आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज भी होने चाहिए। जैसे आपने विंडो वो कर लिया, मिस्ट्री शॉपिंग कर ली, या फोन डायल करके कस्टमर सर्विस को चेक कर लिया कि वो क्या कर रहे हैं। आप अचानक रात में छापा मार के देख सकते हैं कि वे गार्ड सो रहे हैं या काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में क्या हो रहा है, अचानक आप पहुंच जाए। ये सब तरीके हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज। जैसे मिसाल के तौर पे आप डिक्लेयर कर दें कि भाई हर मंडे की मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कैंटीन में करूंगा, ऑफिस के ये जो आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन से कैंटीन में करूंगा। अब ब्रेकफास्ट में आपको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आपसे कुछ भी बात कर सकता है, और वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। बातों बातों में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाती हैं जो फॉर्मल चैनल से आपको कभी भी नहीं पता चलेगी। तो ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं जरूर रखते हैं। सर सीसीटीवी कैमरास जो इंस्टॉल करके सीसीटीवी कैमरा भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। खासतौर पे आजकल अकाउंटेंट्स के पीछे और कैशियर्स के पीछे सीसीटीवी कैमरा रखा जाता है। वो सेफ्टी भी है और दूसरा मॉनिटरिंग पर्पस है। और सीसीटीवी कैमरा नहीं भी काम कर रहा होता है तो लोग ईमानदार हो जाते हैं कि उनको अगर ना पता हो कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे आपके सिस्टम्स और प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो कि लोगों के अंदर ये चीज़ बढ़ा देते हैं भाई हमें कोई चीज़ देख रही है, या हम कोई सिस्टम के जरिए हम मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो लोग सीधे हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये ऑर्गेनाइजेशंस ने लेटली पाकिस्तान में करना शुरू किया, अमेरिका यूरोप में तो बहुत पहले से हो रहा है, कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम में फेसबुक पे जाते हैं या दूसरे ऐसे चीज़ों पे जाते हैं जो आपको ऑफिस टाइम में नहीं जाना चाहिए, तो आपको खामोशी से बुला के एक दफ़ा दिखा दिया जाता है जनाब ये आपकी लॉग है और आप ये हरकतें कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ऑफिस टाइम में ये काम ना करें। तो एक के साथ ऐसा हो, बाकी खुद ही सुधर जाते हैं। फिर उसके बाद ऑफिसेज में आप लैपटॉप चुके जी जी बताएं, बोले वैद। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कमरे में या कैबिन में अगर कैमरा लगा दें तो ये एथिकल होगा या अनएथिकल होगा? बिल्कुल एथिकल होगा। वजह उसकी ये है कि ये ऑफिस का इन्वायरमेंट है और आप ऑफिस के टाइम में काम कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल कैमरा लगाने में कोई अनएथिकल नहीं है। बल्कि अब तो कंपनीज ये कर रही हैं कि अचानक एग्जीक्यूटिव से उनका लैपटॉप ले लेते हैं और उसको स्कैन करते हैं, बताते हैं, देखते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। ताकि इसलिए कि आजकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप एक क्लिक से पता नहीं कितनी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की बाहर भेज सकते हैं। आप एक यूएसबी में पता नहीं कितनी सारे इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। तो आपको ना सिर्फ एक आईटी डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहा होता है, बल्कि हो सकता है आप लैपटॉप ऑफ आवर्स में यूज कर रहे हो जो आपके आईटी डिपार्टमेंट ना चेक कर सके चीजें, तो आपसे अचानक लैपटॉप मांग सकते हैं, आपका मोबाइल मांग सकते हैं। और सर इससे फिर ये तो होगा ना, एम्प्लॉयज का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। नहीं, ट्रस्ट खत्म करने की बात नहीं है। ट्रस्ट क्या मतलब, आप गलत काम करते रहे, ऑर्गेनाइजेशन खामोशी से देखती रहे, बिकॉज वो मोबाइल ऑफिस की प्रॉपर्टी है, वो लैपटॉप ऑफिस की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए आपको सिर्फ उसको उन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिसके लिए दिया गया है। या अगर आपको पर्सनल कॉल्स भी अलाउड है तो पर्सनल कॉल्स करें, लेकिन अगर कोई आदमी उसके साथ पर कोई अनएथिकल चीजें कर रहा है, तो क्या कंपनी को राइट नहीं होना चाहिए उसे चेक करें? प्रॉपर्टी किसकी है, किस काम के लिए दिया गया है? नहीं यस सर, चेक कर सकते हैं। कर सकते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही हैं। ठीक है, वो कभी भी आपका लैपटॉप चेक करने के लिए मांग सकता है रैंडमली, आपका मोबाइल चेक करने के लिए मांग सकते हैं रैंडमली। और आजकल तो आपको पता है कि जब रिजाइन लेते हैं तो उसी वक्त 2 घंटे के अंदर अंदर आपको कहते हैं कि आप ऑफिस खाली कर दीजिए, तो लैपटॉप भी उनके कब्जे में और मोबाइल भी उनके कब्जे में। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग सुधर जाएं। सर ये पर्सनल मोबाइल या लैपटॉप वगैरह चेक होता है इस मामले में सर? नहीं, पर्सनल नहीं। जो ऑफिस की प्रॉपर्टी है, ऑफिस का लैपटॉप है या ऑफिस का मोबाइल है, उसको ऑफिस चेक कर सकता है। क्यों नहीं चेक कर सकता, आप मुझे ये समझाइए ना, वो प्रॉपर्टी ऑफिस की है। अच्छा, प्रोग्रेस रिव्यू, ऑब्जर्व ऑपरेशंस डायरेक्टली।
ऑब्जर्व ऑपरेशन डायरेक्टली को मैनेजमेंट की जुबान में कहते हैं मैनेजमेंट बाय वंडरिंग अराउंड, यानी आप उठें, पूरे प्लांट का गश्त लगा लें, पता चल जाएगा क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है, कहाँ पे काम हो रहा है, कहाँ पे लोग सो रहे हैं, पता चल जाएगा। पता चला कि तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, इनसाइट मिल जाएगा, अच्छा पता चल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट का मैनेजर के में अच्छा काम हो रहा है, कौन किस में अच्छा काम नहीं हो रहा। उसके बाद अगली जो चीज़ है आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चनिंग एक बहुत बड़ी स्किल होती है लीडर की। क्यों? क्योंकि लीडर हर शोबे में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। फाइनेंस का भी एक्सपर्ट हो, सप्लाई चेन का भी एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग का भी एक्सपर्ट हो, इट इज़ वेरी रेयर। लेकिन अगर आपके पास राइट क्वेश्चनिंग स्किल्स हैं तो आप प्रोब कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है। तो क्वेश्चनिंग, स्पेसिफिक क्वेश्चंस आस्क, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस, टू द पॉइंट क्वेश्चंस। उससे ये भी पता चल जाता है कि ये मैनेजर कोई बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि ये प्रोब कर सकता है। एनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे साइड का स्टाफ होता है वो फिर चढ़ जाता है सवाल करने से, अपने बॉस के सवाल करने से, ऐसा भी होता है, फिर वो सही परफॉर्म नहीं करते। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत नखरीला कल्चर है और सवाल करने में एक पोलाइट वे में करना चाहिए। स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन की बजाय आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन करें। आपने तो प्रोब करना है ना, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, तब डायरेक्ट पूछेंगे काम चल रहा है तो बोलेंगे नहीं चल रहा है। लेकिन आपको पता है काम अभी इस स्टेज पे होना चाहिए, तो आप जाके देख लीजिए काम उस स्टेज पे है या नहीं है। अगर उस स्टेज पे नहीं है तो आप वर्कर से ये तो पूछ सकते हैं कि भाई ये दीवार पूरी खड़ी होने में कितने दिन और लगेंगे। वो बोलेगा 2 दिन, इसका मतलब 2 दिन काम लेट है। तो आप ऐसे अनाइंग क्वेश्चन ना करें ना। क्वेश्चनिंग मैंने क्या बोला कि स्किल है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो हर कोई चिढ़ेगा, तो आप ऐसे करेंगे जिससे उसको पता भी नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं और आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पर्पस भी पूरा हो जाए। ठीक है? यस सर। ओके। एनकरेज रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक इशू है कि टॉप मैनेजमेंट की टॉलरेंस 0 होती है मिस्टेक्स के मतलब। रिपोर्ट होते ही नहीं है कि वो भड़क जाते हैं, उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं किल द मैसेंजर सिंड्रोम, यानी जो बुरी खबर लेकर आता है उसी को मार देते हैं या उसी के ऊपर पूरी अपना गुस्सा उतार देते हैं, सुल्तान राही की तरह। तो ये सही मैनेजमेंट का तरीका नहीं है, बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर होना चाहिए कि मिस्टेक्स और प्रॉब्लम्स को वेलकम करें। वेलकम करने इससे मतलब ये नहीं है कि आप मिस्टेक्स ही करते रहें, बल्कि अगर किसी ने मिस्टेक कर ली है उसको एक लर्निंग पॉइंट बना दें ताकि आइंदा लोग मिस्टेक ना करें। और वी होप कि मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादातर लोग ऑनेस्ट मिस्टेक करते हैं। ऑनेस्ट मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, तो इसको एक लर्निंग पॉइंट बना देना ज़्यादा बेहतर है। और काम वही कहते हैं ना, जो ज़्यादा काम करेगा वो मिस्टेक भी ज़्यादा करेगा। तो मिस्टेक का टॉलरेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि लोग काम नहीं करेंगे। जैसे आजकल ब्यूरोक्रेसी में हो रहा है, वो कहते हैं हम काम करेंगे ना, नैब हमें पकड़ेगी तो काम ही मत करो। ठीक है? तो ये क्या है, मिस्टेक के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अब कोई भी काम पकड़ करते हैं, नैब में नालायक किस्म के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको पता नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, किसी को भी पकड़ के सबसे पहले बंद कर देते हैं। तो वो फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो अब जाहिर है कोई जनरल मैनेजर लेवल का आदमी PSO का है, उसको हथकड़ी पहना कर ले गए, तो बाकी जनरल मैनेजर क्या कहेंगे, यार काम ही मत करो। तो ये एक्चुअली ये कल्चर ऐसा बुरा डेवलप कर लिया है कि ब्यूरोक्रेसी कहती है कि काम नहीं करने में आफियत है। और मैं इसमें उनको जस्टिफाई समझता हूँ, क्योंकि उनको मिस हैंडल किया जा रहा है। वो सारे ब्यूरोक्रेट्स तो बुरे नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम्स के लिए आप जो है वो टॉलरेंस रखें, और इसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये टर्मिनोलॉजीज आपकी किताब में यूज नहीं की गई है, जैसे मैंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय वॉन्डरिंग अराउंड, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अलग से जिक्र की। मैनेजमेंट एक्सेप्शन का मतलब ये है कि आप बताएं अपने सबऑर्डिनेट से, कहें कि भाई तुम अपना काम करते रहो जब तक रेगुलरली चीजें हो रही हैं, डोंट कम टू मी। जब कोई एक्सेप्शन हो, यानी कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो, ऐसी सूरत हाल हो जाए जो सिनेरियो को चेंज कर दे, या ये कि अब तुम्हारे फ्यूचर रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट करे, डेडलाइन पे इम्पैक्ट करे, तो उस एक्सेप्शन को रिपोर्ट करो। तो अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक्सेप्शन रिपोर्ट भी बनती है। ठीक है? तो एक्सेप्शन से ये होता है कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को फुल एम्पावर कर देता है कि तुम अपना काम करते रहो, जब कोई एक्सेप्शन आए तो देन रिपोर्ट मी, मिस्टेक हो देन रिपोर्ट मी। तो मिस्टेक के लिए टॉलरेंस रखना बहुत ज़रूरी है।
मॉनिटरिंग से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जाहिर है कि उससे आप फिर लोगों को गाइड कर सकते हैं, जनाब देखिए ये इस तरह से काम हुआ था, सही नहीं हुआ था, इस तरह से करो तो सही होगा, तो फ्यूचर में वो मिस्टेक कम हो सकती है, एलिमिनेट हो सकती है, राइट। अच्छा, उसके बाद जो चीज़ उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन की है, दैट इज सपोर्टिव लीडरशिप। एक्चुअली सपोर्टिव लीडरशिप पे इन्होंने यहाँ पे डिस्कशन को ख़त्म कर दिया है। जिम कॉलेज ने उसको अपने बुक में फर्दर एक्सप्लेन किया है एज लेवल 5 लीडरशिप। लेवल 5 लीडरशिप क्या होता है, मैंने बातों बातों में कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है लेवल 5 लीडरशिप। लेवल 5 लीड, देखो एक ज़माना था कि चूंकि लीडरशिप की सारी टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन में आर्मी से आई थी, तो शुरू में जो लीडर्स थे, आपने देखा होगा पुराने ज़माने के जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स हैं वो बड़े टफ, बड़े स्टिफ, टारगेट के ऊपर बड़े स्पेसिफिक, और कोई ज़ीरो टॉलरेंस फॉर मिस्टेक्स। तो वो चूंकि आर्मी से चीज़ें आई थी, आर्मी में चूंकि ज़ीरो टॉलरेंस ऑफ मिस्टेक ज़रूरी है, तो वो यहाँ पे भी वही इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसके अंदर जो है वो अगर आप लोगों को सपोर्ट करेंगे तो लोग ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें लोगों के लिए, ठीक है। इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्या है, मतलब लोगों को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, लोगों को मैन पावर की सपोर्ट चाहिए, लोगों को इंफॉर्मेशन की सपोर्ट चाहिए, रिसोर्सेज की सपोर्ट चाहिए, वो आप प्रोवाइड करें। उसको अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दें, तो वो अपना मेन काम या कोर काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेगा। और आप खामोशी से साइलेंटली देखते रहिए कि वो अपना काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उसको किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे उसको गाइड करें, वहाँ पे उसको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें, वहाँ पे उसको प्रोफेशनल कोचिंग दें। तो उसके नतीजे में क्या होगा, वो अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेगा। ये साइलेंट लीडरशिप कहलाती है, लेवल 5 लीडरशिप कहलाती है, जो हम्बल किस्म की लीडरशिप होती है। लेवल 5 लीडरशिप बोला है, ये हमारे यहाँ इस्लामिक लीडरशिप है बेसिकली। क्या आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सुना होगा कि उनके साथ जितने भी गुलाम ने या लोगों ने काम किया, उनको ना कभी डांटा, ना कभी मारा, ना कभी ये कहा कि तुमने ये गलत कर दिया है, बल्कि खामोशी से तरबियत करते रहते थे, बताते रहते थे। और ज़ाहिर है आपने देखा कि वो कितने ज़्यादा माशाल्लाह सहाबा कराम रिज़वान अजमईन ने कितने बड़े बड़े काम किए। तो वो दैट वाज लीडर, वो लेवल 5 लीडरशिप का एक्सीलेंस का लेवल था। तो लीडरशिप जो है बेसिकली अपने सबऑर्डिनेट्स को एम्पावर करने का नाम है, अपने सबऑर्डिनेट्स को इनेबल करने का नाम है, इनकरेज करने का नाम है, मोटिवेट करने का नाम है। तो ये कहलाती है सपोर्टिव लीडरशिप। उसके मुकाबले में दूसरी लीडरशिप क्या होती है, कोल्ड, इम्पर्सनल, स्कोल्ड कर रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं, डपट रहे होते हैं, और लोगों का कॉन्फिडेंस इससे लूज हो जाता है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रेस में आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जाहिर है हर कोई की किसी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। तो और जाहिर है कि वो आर्मी में तो जो लिए जाते हैं फौजी ऑफिसर्स, तो इस मामले में थोड़े रिलेटिवली टफर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिविलियन एनवायरनमेंट में भी इतने टफ लोग मिले, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ के लोग होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है सिर्फ करियर में इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला होता है। अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। और उसकी मिसाल देखिए कि वो लड़के जो यहाँ परफॉर्म नहीं करते, वो यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब निकल जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं, तो बहुत अच्छा आगे करियर बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनेबलिंग एनवायरनमेंट है, सपोर्टिव सिस्टम है, सिस्टम्स बाकायदा हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो आपके जो है एफिशिएंसी को और बढ़ा चढ़ा करके एफिशिएंट कर देते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। ओके, तो गाइडलाइंस फॉर सपोर्टिंग क्या है जी, कोई बताएगा ये? सर सबसे पहले है कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और पॉजिटिव आपके रिगार्ड में, यानी जो भी काम करे। जी 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 बोले। नहीं सर आप पहले बोले। हाँ, मतलब ये कि आप जो भी काम करें उसको एक्सेप्ट करें, उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट करें, उसके काम को एक्सेप्ट करें, उसके काम के लेवल को एक्सेप्ट करें, उसको इनकरेज करें, पॉजिटिव रिगार्ड दें, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर ना करें। काम खराब भी तो करके लाएगा ना कोई,
अब हमारी बेगम जी हर सर, रोज तो बहुत मतलब अच्छा खाना नहीं बनाती हैं, किसी दिन जला भी देती हैं, किसी दिन नमक ज्यादा भी होता है, किसी दिन कम भी होता है। काम करेगा तो आदमी गलतियां करेगा, हालांकि 30 साल से खाना बना रही है। यू अंडरस्टैंड? सर मतलब क्रिटिसाइज करने के बजाय आप उन्हें एक्सेप्ट करें, मतलब कंसिडरेट हो जी अपने बिल्कुल। सबऑर्डिनेट के लिए, आप मतलब उनसे हम्बल हो, उनके एक्सेप्ट करें मिस्टेक्स को और फिर उन्हें गाइड करें, ना कि उन्हें इंसल्ट करें। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग फूल जो है इंसल्ट से मुरझा जाते हैं। लेकिन ये कि जाहिर है कि पाकिस्तान में काम करने का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। तो मगर ये है कि पॉजिटिव रिकॉर्ड ऑलवेज पे, ऐसा नहीं है कि इंसान इंसान होता है। आप किसी को भी अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड उसी तरह करेगा। किसी को भी दोस्त बनाना है तो आप उसके ऊपर एहसान करें, उसको सपोर्ट करें, उसकी गलतियों में माफ़ करें, तो वो खुद ही एक दिन रियलाइज़ करेगा यार ये मेरे साथ इतना अच्छा कर रहा है तो मुझे भी कुछ करके दिखाना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव रिगार्ड है जो कि रेसिप्रोकेट करता है। और वैसे भी आप अगर अपने ऑफिस का माहौल बड़ा ऐसा रखें कि आपके आते ही सन्नाटा छा जाए, लोग दुबक कर अपने कंपार्टमेंट में बैठ जाएं, जो पोर्शंस बने हुए होते हैं आजकल, तो ये भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आपके आने से ऑफिस का माहौल एकदम से एनर्जेटिक हो जाए, डायनामिक हो जाए, चेयरफुल हो जाए। कभी आप लोगों के लिए चॉकलेट्स लेकर के आते हैं, कभी आप लोगों की खुशियों को, ये कामयाबियों को सेलिब्रेट करते हैं, कभी लोगों के सामने प्रेज करते हैं, लोगों को बैठा कर समझाते हैं, इनकरेज करते हैं। आप खुद ही समझ लीजिए कि दोनों एनवायरनमेंट में से कौन सा एनवायरनमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ठीक है। नहीं सर, और अगर आप कुछ ना भी लाएं, लेकिन हम्म, सर अगर मतलब इंसान थोड़ा हंस के बात ही कर ले, मेरे साथ तो बहुत होता है। बिल्कुल। मतलब सर, वरना आप पूरे दिन मतलब उदास अपने रहती हैं, टीचर, आपसे काम नहीं होता है। जी सर, इवन हमारे जो टीचर्स होते हैं, कुछ से आप इतने अच्छे से बात कर पाते हो, कुछ हम्म। से आप नहीं कर पाते, तो ये भी है। जी, तो आप नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी बातें जो अच्छी डिस्कशन हो सकती थी वो किल हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर अच्छी पॉजिटिव हेल्थी डिस्कशन किल हो जाए तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि आपका जो सबॉर्डिनेट है वो फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है, तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से वाकिफ है जिससे आप भी वाकिफ नहीं है। आप जब इनकरेज करेंगे तो प्रॉब्लम सामने लेकर आएगा, उसको रिजॉल्व करेगा, ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव करेगी। तो इसलिए और फिर ऑर्गेनाइजेशन में आदमी, ये देखें आप कि आदमी अपने एक्टिव वक्त का सबसे ज़्यादा हिस्सा तो ऑर्गेनाइजेशन में गुजारता है। यानी मिसाल के तौर पर 8 आवर्स कहीं पे काम करते हैं तो उससे आने जाने में आप 1 घंटे ट्रैवल करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो 10 आवर्स हो गए। फिर ज़ाहिर है सुबह उठ के आप प्रिपेयर होते हैं तो 12 आवर्स हो गए। तो 12 घंटे तो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, टोटल मिला लें आना जाना सब कुछ। तो बाकी तो 2-3 घंटे घर वालों के साथ रहते हैं आप। तो अगर ऑफिस का माहौल प्लेजेंट रखेंगे तो उस आदमी का मेजर टाइम जो है प्लेजेंट गुजरेगा और उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको ऑफिस आने में दिल लगेगा, एब्सेंटेजम कम होगी और उसकी वजह से घर में भी उसका मूड अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग जो है अनफॉर्चुनेटली 80% लोग अपना ऑफिस का जो गुस्सा है वो घर में आके उतारते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, पूरी सोसाइटी एक नेगेटिव साइकिल में चली जाती है। फिर व्हेन द पर्सन इज एंग्शियस और अपसेट, अब आदमी एंग्शियस हो सकता है, अपसेट हो सकता है, काम नहीं हो रहा उससे, तो उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, उसको और कोई परेशानी हो सकती है, बच्चे बीमार हो सकते हैं, ऑफिस के काम में डिफिकल्टी है, तो उसको आपने सब कम कुछ नहीं, आदमी वो कहते हैं ना, आदमी गुड़ ना दे तो गुड़ की सी बात तो कर ले कम अज कम, तशफ़ी दिलासा तो दे दे, यही कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, और उससे ज़ाहिर है आदमी पर फर्क पड़ता है। बाज़ औक़ात आदमी को ये कहने की ज़रूरत पड़ती है कि यार तुम ये कर लोगे, डोंट वरी, यू हैव ऑल द गट्स टू डू दिस जॉब। तो आदमी एकदम से उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है कि भाई बॉस कह रहा है मैं कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। फिर सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस लोगों का मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ तो लोगों का सेल्फ स्टीम सर यहाँ पे एक और चीज भी लिखी हुई है कि किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में गॉसिप्स ना करें आप, जी बिल्कुल। उससे आप हाँ पर्सनल, जी जी बोले। केयरफुल रहें। उन किसी और अगर कोई आपको बता रहा है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, तो उससे आप दूसरे टीम मेंबर से गॉसिप ना करें। बिल्कुल, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा उसका और फिर एक ओवरऑल एनवायरनमेंट ख़राब होगा। बाज़ औक़ात सबऑर्डिनेट्स आपके सामने रो पड़ते हैं, बाज़ औक़ात वो बिल्कुल ही ओपन हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, व्हाटएवर। बहुत सारी जगहों पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन किसी को सुन लेना
तो उसका 80% ऑफ द ग्रीफ जो है थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। और अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जैसे आपके सबऑर्डिनेट्स में अल्कोहलिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है, उसके अंदर ड्रग्स का प्रॉब्लम हो सकता है, मैरिटल लाइफ उसकी डिस्टर्ब चल रही है, इस तरह के सबऑर्डिनेट से प्रॉब्लम्स आम है। और जॉब ऑफिस का एनवायरनमेंट घर पे असरअंदाज होता है, घर का एनवायरनमेंट ऑफिस पे असरअंदाज होता है। तो जिस हद तक उसका पेन लेसन कर सकते हैं वो ज़रूर करें आप। सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा जिस तरह से हम लोग चपरासियों के साथ सलूक करते हैं या बहुत ही लोअर लेवल के लिए करते हैं, ये मिसाल के तौर मतलब ये कि जो फ्रंट लाइन के वर्कर्स होते हैं उनके लिए काम बात करते हैं हम, उनको हम जाहिल समझते हैं। तो वो अपने घर के बड़ा है, ठीक है, अपने घर में ज़ाहिर है, अपने कबीले में अपने ख़ानदान में उसकी अपनी एक इज़्ज़त है। पढ़ लिख नहीं सका वो, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में पढ़ने लिखने की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, बट इट डजंट मीन कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। तो आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करें लोगों को। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है फिर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना शुरू कर देते। आई अंडरस्टैंड कि मे बी कंस्ट्रक्शन सेक्टर का इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है, तो शायद उसके अंदर आप इस हद तक ना कर सकें, लेकिन आप अपने कम से कम सेकंड लाइन के साथ तो करें। और मजदूरों के साथ भी अगर आप अच्छा सलूक करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बदमाश मजबूर होता होगा कि वो आपको उसको रेसिप्रोकेट ना करे, बल्कि उसका अनड्यू एडवांटेज ले। और थोड़ा बहुत लोग अनड्यू एडवांटेज लेते हैं तो ले लेने दें, ओके। मगर ये इससे ज़रा बच करें। तो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये याद दिलाइएगा आप लोग कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्या ये चीज़ें अप्लाई होती हैं या नहीं होती हैं। आसान हो रही है, राइट। अब अगले दफ़ा से मैं क्लास 5:50 पे शुरू करूँगा इंशाल्लाह, ओके। ओके सर। ओके अब्दुल गफ्फार, तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो यार। सर मैं किसी और तरफ गया था, अभी पहुंचा हूँ सर, थोड़ा थका भी और थोड़ा बीमार भी, उस वजह से सर। ओहो, अल्लाह ताला आपको कला भी बैठा हुआ है सर। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला सेहत दे। तो चलो अगले क्लास में इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करना। नासिर अली ने भी पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया है, और तुबा मुझे अटेंडेंस भेज देना। ओके सर, अभी अभी आपको भेज देती हूँ। चलो ठीक है, सर थैंक ये यू जो वेरी मच। हाँ क्या जी सर जो क्लासेस मिस हुई हैं इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी? जी बिल्कुल होंगे, मैं क्लासेस पूरी लेता हूँ इंशाल्लाह। वो जो क्लासेस मिस हुई हैं बिल्कुल पूरी होंगी। इंटरनेट का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा था, अब मेरा जीमेल अचानक गायब हो गया था एक्चुअली, तो उसको मैंने रिस्टोर करने में थोड़ा टाइम लग गया। बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल उसकी क्लासेस होंगी, वो होती हैं इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थोड़ी देर आप लोग अभी रुक जाइए क्योंकि मुझे अटेंडेंस लेनी है। सर आप चले जाएं वाले से। ओके, थैंक यू। मैं जो ना अभी नाम ले रही हूँ तो आप लोग बता दीजिएगा किसी का मिस हो गया है। अब्दुल रहमान और अब्दुल गफ्फार खान। यस सर। और नहीं, यस ना बोले बस, अगर किसी का मिस हो जाए तो फिर आप नाम बता दीजिए। और फिर उसके बाद अख्तर हुसैन और कलीमुल्ला सुमरो, मरियम सईद, मोहम्मद जिशान, नासिर अली, शेख उबैदुर रहमान और सुहेल अहमद भुट्टो। कोई अगर मिस हो गया है तो मुझे बता दे। रमीज अब्दुल्ला भाई में सो गए। मोहम्मद अली। रमीज, एक सेकेंड। शहरोज अब्दुल्ला, राजपूत में सो गया। शहरोज, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शाहजहांगीर। शाहजहांगीर और एक रमीज बेग भी तो है। नहीं, वो नहीं आए थे आज। मैंने शायद उन्हें लिखा था। चले, और तो कोई नहीं हुआ ना? शहरोज लिख लिया। जी, शहरोज, रमीज अब्दुल्ला, मोहम्मद अली, शाहजहांगीर। ना। बस यही है। और अगर कोई हो गए तो मुझे बता दें। चलें ठीक है, बस सही है। अल्लाह हाफिज़।